स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उड़ान सीरीज में हमने जेई मेन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की और उड़ान सीरीज से हमें आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बेटा। ठीक है, तो इसी के लिए अब हम आपके लिए नई सीरीज लाए हैं, वो कि जेई एडवांस एग्जाम के लिए। ठीक है, जेई एडवांस एग्जाम आपका नजदीक है, मेंस में आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो हम आपके लिए चाहते हैं कि आप जेई एडवांस भी उसी जोश के साथ आप तैयारी करें। ठीक है, तो हम क्या लाए हैं आपके लिए, तेजस मार्क 2 सीरीज लाए हैं, ताकि आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएं और आपके टॉपिक जो आपने पढ़े हैं वो और बेहतर तरीके से तैयार हो पाए। ठीक है, तो इसको भी हम सेम जैसे पहले हमने किया था, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इसको हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो एडवांस पीवाईक्यूज हम सारे करेंगे, रिसेंट ईयर्स देखेंगे, एकदम लेटेस्ट पीवाईक्यूज की लेटेस्ट जो अभी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वही पीवाईक्यूज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा बेटा, वो कौन सा चैप्टर है, रेडॉक्स, स्टोइकियोमेट्री और आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ये जो आपका रेडॉक्स और स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट होता है, रेडॉक्स मतलब मोल स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट, यहीं से हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा, आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, H2S, बेसिक H2S आपको दे रखा है, 5 मोल्स दे रखा है, कंप्लीटली रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये आपका, KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि वाटर के मोल्स X प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो कितना वाटर बन रहा है आपका, यहाँ पर वाटर बन रहा है X और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं Y, तो आपसे पूछा है X+Y। इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है, देखो लास्ट ईयर ही पूछा गया है, जेईई एडवांस 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करें बेटा, वही तरीका बेसिक। सबसे पहले हम लिख लेते हैं किस किस की रिएक्शन हो रही है। आपकी रिएक्शन हो रही है H2S की रिएक्शन KMnO4 माइनस, है ना, KMnO4, तो इसको हम MnO4 माइनस लिख देते हैं अभी, राइट। तो किस किस में चेंज होगा, देखें, जो H2S होता है वो किस में चेंज होता है आपका, सल्फर में, बेसिक। और MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में चेंज होता है, एसिडिक मीडियम में चेंज होता है Mn+2 में। ये आपको बहुत बार बताया गया है कि MnO4 माइनस Mn+2 में चेंज होता है, राइट बेटा। चलो, तो अब इसका लिख देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, H2S जो होता है उसमें सल्फर आपका -2 स्टेट में होता है, हम सबको पता है। और जो MnO4 माइनस है इसमें मैग्नीज +7 स्टेट में, राइट, और सल्फर यहाँ पर 0 स्टेट में। तो देखो क्या हो रहा है, सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन। और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं यहाँ पर, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, मतलब n फैक्टर 2 है। Mn+7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा, राइट। और कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इसका मतलब n फैक्टर 5 है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पूछा था ना, तो आप यहां से डायरेक्ट नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बता सकते हो। दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 5 = 10। यहां से डायरेक्ट लिख दिया मैंने, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आ गया आपका, 10 आ गया। अब हमसे पूछा है कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट, वो आपका क्या था, X था। तो थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इसको। क्या हो रहा है, H2S + MnO4 माइनस S + Mn+2, तो इसको फिर से लिख दूं, ठीक है। तो देखो 2 और 5 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इसमें था तो इसको H2S में 5 लिख दो, और MnO4 माइनस ये H2S में 2 था इनफैक्टर, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। क्लियर है बेटा। अब इसको इधर भी बैलेंस कर लो, 2 मैंगनीज है तो यहाँ पर भी 2 मैंगनीज होने चाहिए। सल्फर कितने, 5 है, तो यहाँ भी 5 सल्फर होना चाहिए आपके पास। क्लियर है बेटा, दिख रहा है, ये सल्फर है और ये 5 है। अब वाटर को, अब क्या करो, वाटर के लिए ना आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। तो यहां पर कितना है आपके पास, देखो 2O4, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने 8H2O लगा दिया, राइट, 8H2O लगा दिया। अब हाइड्रोजन को चेक कर लो, 8 × 2 मतलब 16 हाइड्रोजन है, राइट, और यहां पर कितना है, 5 × 2 मतलब 10 हाइड्रोजन है। तो उधर 16 है, इधर 10 है, कहां कम है बेटा, इधर कम है उधर। ठीक है, तो अब बैलेंस कैसे करेंगे हम, वहां 16 है, यहां 10 है, तो 6H+ लगा दूं क्या मैं,
6H+ लगाते ही क्या हो गया बेटा, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, उधर 16 हो गया, इधर भी 10 + 6 16 हो गया, राइट। तो हमसे तो कुछ नहीं पूछा था, हमसे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पूछा था ना। तो अब मैं फाइनली लिख देता हूँ, देखो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स आ गए, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 और वाई आ गया मेरे पास 10, राइट। तो दोनों को ऐड करोगे तो x + y कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। क्लियर है बेटा, सबको समझ आ गया? बहुत आसान रिडॉक्स का क्वेश्चन था, बैलेंस कर लो या डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे बहुत आसानी से। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारा, 18 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपसे जे एडवांस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन विद वाटर रिजल्ट्स इन अ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और 75% क्या यील्ड है आपका, 75% यील्ड है। द वेट ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड इज, तो देखो इसमें थोड़ी सी आपको क्या चाहिए बेटा, ऑर्गेनिक की नॉलेज भी आपको इसमें होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, तो डाई मिथाइल लिख दूं मैं, रिएक्शन लिख देता हूं सबसे पहले आपके लिए। देखो मिथाइल मतलब CH3 का ट्वाइस, ठीक है, और सिलिकॉन Cl2, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका, वाटर के साथ, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, राइट। और बन क्या रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, सिलिकॉन बन रहा है। तो साइक्लिक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखो किस टाइप का साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा इस टाइप का आपका कुछ साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ये आपका डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है, हाइड्रोलिसिस किया तो CH3 SI4O4 SI4 और O4, इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बनता है। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा मैं आपको, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ठीक है। आपको इस टाइप का कुछ क्या करना है, साइक्लिक बनाना है, ठीक है। और सबके साथ क्या कर दो, दो दो मिथाइल ग्रुप लगा दो, ये CH3 राइट। ऐसे यहाँ भी लगा दो आप CH3 और यहाँ भी क्या कर दो बेटा CH3, ठीक है। तो इस टाइप का क्या होगा आपका कुछ साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, राइट। अब हमको तो इसको बेसिक मोल कंसेप्ट से करना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक आपके स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट मोल कंसेप्ट लगाना है, उसके बेसिस पे आपको इसको करना है। तो देखो आपको क्या बोल रहा है, 516 ग्राम क्या आपके पास डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है, मतलब मुझे क्या दे रखा है, ये 516 ग्राम दे रखा है। तो क्या मैं इसके मोल्स निकाल लूँ क्या बेटा, इसके मोल्स निकाल सकता हूँ मैं। 516 डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो। देखो कार्बन 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, सब गिवन भी है आपको। सिलिकॉन का कितना होता है, एटॉमिक वेट 28 है, और क्लोरीन 2 क्लोरीन है तो 71 हो गया। सबको टोटल करो तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा 129। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास, 4 मोल्स आ गया। 4 मोल्स आया नहीं आया, 4 मोल्स आ गया, ठीक है। अब इसको स्टोइकियोमेट्री से देखो, ये 4 मोल से कितना मोल बनता है, 1 मोल ही बनता है। देखो ना 4:1 दे रखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके 4 मोल्स लोगे तो इसका आपको 1 मोल ही मिलेगा, राइट। तो वो भी 75% यील्ड है आपका, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। तो ये कितना बनेगा आपका, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो 1 ही मोल बनेगा। अब 1 मोल मतलब इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लो। देखो सबकी वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है ना। कार्बन पता है, हाइड्रोजन पता है, सिलिकॉन पता है, ऑक्सीजन पता है, राइट। तो जो इसका 1 मोल का जो मास होता है, मोलर मास, मतलब इस कंपाउंड के 1 मोल का जो मास है ना बेटा, वो कितना है आपका, वो है 296 ग्राम, ठीक है। और 75% यील्ड बन रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 75% ही बनेगा। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 ग्राम मिलेगा तो एक्चुअल में आपको कितना मिलेगा प्रोडक्ट, 75 ग्राम। तो जैसे आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट आप इमेजिन कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना कर रहे हो कि 296 ग्राम बनना चाहिए, 1 मोल मतलब 296 ग्राम बनना चाहिए, बट प्रैक्टिकल कंडीशंस में कितना यील्ड आ रहा है, 75%। मतलब 296 का आपका 75% ही आएगा। तो 296 का 75% कितना होता है बेटा, ठीक है, 296 का 75%,
तो 296 का 75%, तो इसको 3/4 लिख दूं यहाँ पर। देखो 296 75 को मैं क्या लिख दूं, 75/100 को 3/4 लिख दूं क्या, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 4 से 29 के 28 का जाता है 7 बार, और 4 74, राइट, इंटू 3 कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 222 ग्राम। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया क्या किया हमने, 4 मोल से 1 मोल बनाया, और उस 1 मोल का मास कितना है 296 ग्राम, और 75% यील्ड था, तो उसका भी हमने क्या कर दिया बेटा 75% निकाल लिया। तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 296 का 75% 222 ग्राम आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 222 ग्राम आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, आसान था या नहीं था, थोड़ा आपको स्ट्रक्चर का और इनऑर्गेनिक की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एडवांस में ऐसे ही होता है, सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, हो सकता है 2 टॉपिक्स मिक्स होकर क्वेश्चन आ रहा हो सकता है 2 चैप्टर्स की नॉलेज मिक्स हो रही हो आपकी, ठीक है। तो इसमें हमारा मोल कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, थोड़ा इनऑर्गेनिक का पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है, बैलेंसिंग करना आना चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट आना चाहिए। तो ऐसे इस टाइप के आपके एडवांस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो लास्ट ईयर ही 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ये, अ सैंपल कंटेनिंग आयरन इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन कोल्ड डाइल्यूट HCl टू प्रिपेयर अ 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 250 ml का सॉल्यूशन बनाया। ये किसका क्वेश्चन है, रेडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेडॉक्स कंसेप्ट है आपका, रेडॉक्स चैप्टर है, और उसमें भी टाइट्रेशन का पार्ट है, टाइट्रेशन से आपका क्वेश्चन है। टाइट्रेशन हमने पढ़ा था, मेन स्लिप पे भी हमने काफी क्वेश्चंस किए थे, राइट। तो 250 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्स 12.5 ml ऑफ 0.03 m KMnO4 सॉल्यूशन टू रीच द एंड पॉइंट। तो देखो किस किस में हो रही है रिएक्शन, टाइट्रेशन किस किस के बीच में हो रही है, Fe+2 के बीच में हो रही है और KMnO4 के बीच में हो रही है। देखो तो मेन सबसे पहले यही रिएक्शन लिख लेंगे हम। देखो रिएक्शन वो क्या क्या रही है, एक तो है आपका Fe+2, ठीक है, KMnO4 को मैं क्या लिख दूं, MnO4 माइनस लिख देता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये चेंज होता है आपका Mn+2 में, और Fe+2 चेंज होता है Fe+3 में। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रही है। तो बस आपको एन फैक्टर देख लो, Fe+2+3 में चेंज हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा 1 होगा। और MnO4 माइनस में क्या है, Mn+7 से +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर 5 हो गया बेटा, ठीक है। अब ये दोनों टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के क्या करने हैं आपको, बस इक्विवेलेंट्स बराबर करने, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं आपके लिए। क्या क्या हो रहा था, 25 ml दे रखा था आपको, सॉल्यूशन रिक्वायर्स 12.5 ml ऑफ 0.03 KMnO4 सॉल्यूशन। चलो तो हम दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दें क्या, देखो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे आपके मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस या KMnO4 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। मिली की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका मिली में आ जाएगा, मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब मिली मोल्स या मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलेट इनटू वॉल्यूम करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको 25 ml गिवन था वॉल्यूम, इनटू मोलेटी नहीं पता, एन फैक्टर कितना आया था 1 आया था, ठीक है। ऐसे ही इसके मिली मोल्स निकालते हैं तो मोलेटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में रखना पड़ेगा आपको। तो देखो क्या दे रखी थी हमें, मोलेटी 0.03 मोलेटी है और वॉल्यूम 12.5 ml है, क्या है 0.03 मोलर, तो 0.03 मोलर 12.5 ml, तो ये मिलीमोल आ गए। देखो मिलीलीटर इंटू मोलेटी करोगे तो मिलीमोल्स आ जाएगा, और एन फैक्टर आ जाएगा आपका 5। क्लियर है बेटा यहां तक। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, देखो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम। अब इसकी हमें यहाँ से मोलेटी पता लग जाएगी क्या, Fe+2 की। चलो देखते हैं, ये 12.5 से 25 कट गया 2 बार, ठीक है। तो ये मोलेटी क्या आ गई आपकी, यहाँ से अगर मैं मोलेटी कैलकुलेट करूँ
तो 5 इंटू 3 कितना होता है आपका 15, और ये 2 नीचे चला गया, इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या? तो ये क्या आ गई आपकी मोलरिटी आ गई। ठीक है, Fe+2 की मोलरिटी कितनी आ गई 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर। तो मोलरिटी की डेफिनेशन आती है ना सबको, मोलरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मतलब मेरे पास 1000 ml में अगर मेरे पास 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास 1000 ml में इतने मोल्स हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स, राइट, इतने मोल्स हैं। जबकि आपने एक्चुअल सॉल्यूशन कितना बनाया था, आपने बनाया था 250 ml। तो बताओ 250 ml में कितने मोल्स होंगे? देखो 1000 ml में इतने मोल्स हैं, राइट, तो बताओ 250 ml में कितने मोल्स होंगे आपके पास? देखो 1250 डिवाइड बाय 4 कर दूं क्या इसको, 7.5 डिवाइड बाय 4 10 टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा आपका 1.875 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स। देखो बेटा दिख रहा है सबको? तो फाइनली हमारे कितने मोल्स आ गए? अगर मैं 250 ml सॉल्यूशन में देखूं तो बताओ Fe+2 के कितने मोल्स होंगे 1.875 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स। यही पूछा था क्या हमसे? एक बार चेक कर लो, हमसे पूछा था द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल इज, तो हमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर, एक एक्स है और एक वाई, ठीक है। तो पहले हम एक्स वाला पार्ट देख रहे हैं कि बताओ एक्स क्या है। तो देखो एक्स क्या है आपका, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये दो पार्ट में क्वेश्चन है आपसे। पहला पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन इसी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ध्यान से देखो, हमने देख लिया 250 ml सॉल्यूशन में Fe+2 के कितने मोल्स हैं, कितने हैं x इंटू 10 टू द पावर -2। इसको कंपेयर कर दो x इंटू 10 टू द पावर -2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई क्या 1.875, राइट। किस फॉर्म में आंसर पूछा है बेटा उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ से x इंटू 10 टू द पावर -2 फॉर्म में पूछा था ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.875 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1.875, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, एक पार्ट इसका सोल्व कर दिया। ये जो एडवांस का जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में पूछा गया था, तो हमने x कैलकुलेट कर लिया, अब y कैलकुलेट करना है, राइट। और y में हमसे क्या बोला है, y में बेटा हमसे ना परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल इज y%, ठीक है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें मोल्स तो पता लग गए ना, मोल्स बताओ कितने हमारे पास, जो मोल्स आ गए वो आ गए 1.875 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए Fe+2 के। अब बताओ मोल्स, हमें पूछा है अमाउंट, ठीक है, तो बताओ इससे मैं अमाउंट कैसे निकालूं। इसके अगर मैं मॉलिक्यूलर मास या Fe+2 की बात हो रही है उसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं एटॉमिक मास से, तो क्या मुझे इसका मास मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा कितना है। तो देखो आयरन का अमाउंट मास कितना होता है 56, तो मैंने इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मोल से हमने क्या कर दिया मास। अब ये सारा यूज नहीं हो रहा, एक्चुअल में हमारे पास सैंपल कितना था 5.6 ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है, हम 5.6 के रेस्पेक्ट में देखेंगे कितना एक्चुअल में यूज हुआ, ये आपका परसेंटेज प्योरिटी है, ठीक है। एक्चुअल में जो हमने सैंपल लिया था वो 5.6 ग्राम था, लेकिन यूज कितना हुआ अमाउंट, ये ऊपर वाला अमाउंट हमारा यूज हुआ। तो इसके बेसिस पे हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं ना, इंटू 100 करके। चलो देखो क्या हो रहा है, 5.6 से 56 10 टाइम्स चला गया, कट गया, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका 18.75 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये भी कट गया, तो ये पावर लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है 18.75%, राइट, क्लियर है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 18.75%, यही हमारा y जो पूछा था हमसे, यही हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में इजीली आपके लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट है,
तो इससे आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा बेटा कि जेई एडवांस में भी कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यही ध्यान रखना है क्या पूछा गया है वो आप एक बार चेक कर लो, किस फॉर्म में पूछा गया है, और यूनिट्स वगैरह एक बार ध्यान से चेक कर लो, बाकी आपका क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे जेई एडवांस में भी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेई एडवांस 2020 का, है ना, रेडॉक्स का ही क्वेश्चन दिख रहा है हमें। केमिकल रिएक्शन ऑफ बिटवीन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 KI, इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है, वीकली बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेटा ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो KMnO4 होता है, MnO4 माइनस होता है, वो किस मीडियम में किस में चेंज होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए। देखो MnO4 माइनस Mn+2 में चेंज होता है आपका एसिडिक मीडियम में, MnO2 में चेंज होता है वीकली बेसिक में, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपका किस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा आपको याद रखना है। तो वहां n फैक्टर 5 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 1 होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या दे रखा है, वीकली बेसिक दे रखा है, मतलब ये जो मेरा MnO4 माइनस है, ठीक है, इसकी रिएक्शन I माइनस से करा रहा हूं, तो ये MnO2 में चेंज हो रहा है और I माइनस आपका I2 में चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तो बहुत आसान है, देखो ये +7 से कहाँ जा रहा है, +4 में, और ये -1 से 0 में। वही सेम प्रोसीजर जो हम करते आए, 7 से 4 रिडक्शन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन लिख दी मैंने। अब देखो पूछा क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4। देखो बहुत आसान है, यहाँ पर मैंने इसको 1 मोल के लिए निकाला है। अभी देखो 1 मोल से कितना मोल I2 बन रहा है, बैलेंस कर लूँ पहले I को, 3 I है तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो मैंने 3/2 लगा दिया, अब बैलेंस है। अब देखो 1 मोल MnO4 से कितना I2 मिल रहा है आपका, 3/2 मोल्स मिल रहा है। देखो अगर मैं 1 मोल लूंगा MnO4 माइनस, ठीक है, तो इससे कितना मिल रहा है आपका, 3/2 मोल्स I2 बन रहा है। ठीक है, तो बताओ 4 मोल्स से कितना बनेगा। आप अगर मैं 4 मोल्स ले लूंगा तो ये 4 टाइम्स कर देंगे गैस को। देखो बहुत आसानी से 3/2 इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 6 मोल्स आ जाएगा। कितना I2 मिल जाएगा बेटा आपको, 6 मोल I2 मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो 6 मोल्स I2 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट पे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या आपका वही टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 5 ml ऑफ 0.10 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड सबको पता है H2C2O4, राइट, टेकन इन अ कैनोनिकल फ्लास्क इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH। तो बेसिक ये किसका क्वेश्चन है, याद रखो, ये पहले हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन देखी, और ये वाली टाइट्रेशन कौन सी है बेटा, आपकी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या करना होता है, बस एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो। तो देखो अलग अलग 5 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5, और ये अलग अलग वॉल्यूम यूज हो रहा है एंड पॉइंट पे। तो देखो कॉमन कौन सा है, 9, तो यही आपका 9 ml क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा, इतना वॉल्यूम यूज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है, दोनों की टाइट्रेशन हो रही है। तो देखो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आपका ऑक्जेलिक एसिड मतलब H2C2O4 बराबर किसके हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH बेस के। ठीक है, चलो अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है 5 ml ऑफ 0.10 मोलर। तो मिली इक्विवेलेंट्स निकाल दूं क्या इसका, देखो मोलेरिटी कितनी है 0.10 मोलर, वॉल्यूम कितना है 5 ml, और एन फैक्टर कितना है इसका 2 है। देखो H2C2O4 दो हाइड्रोजन 2 H+ है ना, इसका मतलब ये एसिड 2 H+ दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 2 हो गया। ऐसे ही NaOH का एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। तो इसकी मोलेरिटी गिवन है क्या हमें, NaOH4 ब्यूरेट मोलेरिटी, तो
हाँ मोलेरिटी तो पूछा है, देखो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, मतलब मोलेरिटी तो पूछा है, और इसके बेसिस पे हम यहाँ से देखो, यहाँ के बेसिस पे 9 ml लिख देंगे क्या, वॉल्यूम कितना यूज होता है टाइट्रेशन के लिए 9 ml, और NaOH के पास एक ही OH है ना, एसिड बेस में कैसे देखते हैं, तो बेस में OH से देखते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 0.10 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 इंटू 0.10 कितना हो गया 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका मोलेरिटी, मोलेरिटी आ जाएगा आपका 1/9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.11 मोल, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो NaOH की मोलेरिटी कितनी आ गई बेटा, NaOH की कंसंट्रेशन जो आ गई आपकी वो आ गई 0.11 मोलर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, तो 0.11 मोलर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हो रहे हैं सबसे सॉल्व। बेसिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन था, एक हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन देखी, उसमें क्या करना होता है, दोनों को इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, दोनों कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों चेक करो और दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है आपकी, एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स को बस बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़े, वापस आपका रेडॉक्स का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूट्रल और फैटली एल्कलाइन। देखो मैंने आपको बोला ना, वीक जो बेसिक होता है ना उसका क्वेश्चन है, न्यूट्रल या फिर जो वीक बेसिक होता है आपका, उसमें आपको याद रखना है MnO4 माइनस किस में चेंज होता है। मैंने बताया बहुत बार, जो वीक बेसिक होता है न्यूट्रल या वीक बेसिक, उसमें MnO4 माइनस आपका MnO2 में चेंज होता है। ठीक है, तो ये इसमें थायोसल्फेट एनायंस टू प्रोड्यूस x मोल ऑफ सल्फर, देखो इसको लिख दूं वापस से, तो ये जो है आपका MnO4 माइनस, ये रिएक्ट हो रहा है थायोसल्फेट मतलब H2O3 माइनस 2, राइट, और यहाँ ये MnO2 में चेंज होगा। ठीक है, और ये थायोसल्फेट चेंज होगा आपका सल्फेट में SO4 माइनस 2। ये आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, अगर ये रिएक्शन आप लिख लोगे, MnO4 माइनस MnO2 में चेंज होगा, H2O3 माइनस 2 आपका सल्फेट में चेंज होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बस इसके बाद तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। करें, क्या हो रहा है, ये +7 है और ये +2 है, ये +4 है आपका, और यहाँ पर सल्फर +6 स्टेट में, सबकी बेटा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी क्या। अब चेक कर लो वही तरीका, देखो MnO4 माइनस से MnO2 रिडक्शन हो रहा है 7 से 4, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इसका एन फैक्टर, 7 से 4 डिफरेंस कितना है 3 का है ना, तो इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया बेटा आपका 3 हो गया। और सल्फर देखो +2 से +6 में जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का है 4 का है, लेकिन 2 सल्फर के लिए चेक करना है आपको, 1 सल्फर के लिए नहीं 2 सल्फर के लिए, तो डिफरेंस कितना हो गया 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और टोटल सल्फर कितने हैं 2 सल्फर है ना, तो 2 सल्फर के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो चेक करें बेटा इसको भी फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं और चेक करें, अब हमसे पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ x पूछा है, देखो x मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट, कि सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उसके x मोल्स बन रहे हैं, तो पूरा बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ गया। देखो सल्फर के कितने मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर, जो सल्फर का प्रोडक्ट बन रहा है ना आपका सल्फेट, यही x है, तो ये कितने मोल्स बन रहा है बेटा 6 मोल्स ही तो बन रहा है। ठीक है, और चेक 8 पे ही पूछा था, देखो हमको क्या लेना था बेटा 8 मोल्स पर मैग्नेट आयन लेना था, तो हमने 8 मोल्स ही तो लिया है अभी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप 8 मोल्स पर मैग्नेट मतलब MnO4 माइनस आयन ले रहे हो, तो आपका सल्फर का जो प्रोडक्ट बन रहा है सल्फेट आयन वो कितना बन रहा है 6 मोल्स बन रहा है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 6 मोल्स आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हर बार आपको पूरा, आपको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हो, अगर आपको रिडॉक्स आता है ना, आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के बहुत फास्ट इसके आंसर्स कर सकते हो, पूरा बैलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ rhombic sulfur by concentration HNO3 to a compound with the highest oxidation state of sulfur is।
ठीक है, देखो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। रोम्बिक सल्फर मतलब मैंने S8 फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा? S8 फॉर्म में। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HNO3 से। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन कराई मैंने HNO3 से। अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पर। खुद ही बोल रहा है सल्फर का मैक्सिमम स्टेट क्या है? SO4-2 तो होगा। सल्फर क्या होगा आपका? +6 स्टेट में होगा। और HNO3 किस में चेंज होगा आपका? NO2 में चेंज होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब HNO3, अब H हटा के इसको NO3- भी लिख सकते हो आयन की फॉर्म में। ठीक है, रेडिकल की फॉर्म में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चलो अब इसका वही तरीके से हम सॉल्व कर लें इसको। देखो S8 मतलब 0 में है, और यहाँ पर +5 में है नाइट्रोजन, और यहाँ पर सल्फर +6 में है, और NO2 में नाइट्रोजन +4 स्टेट में। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना चाहिए बेटा। सबको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आता है ना? नहीं आता तो एक बार इसके रूल्स पढ़ लेना। सबको बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए। इसके बाद तो क्वेश्चन आसान ही होता है। देखो ये किस में चेंज हो रहा है? सल्फर को देखो, 0 से +6 में जा रहा है, तो 0 से +6 में डिफरेंस कितने का होता है? 6 का डिफरेंस है। लेकिन 8 सल्फर है आपके पास, तो 6 × 8 कितना होता है? 48 होता है ना? तो ये तो n फैक्टर 48 आ गया। मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? 48 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही +5 से +4 आ गया आपका 1। एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख लिया। इसके बाद तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से करना। कर दूं? चलो क्या हो रहा है देखो, सल्फर आपका, इसको S8 लिख दिया। ठीक है, S8 लिख दिया, और इसको मैंने 48 लिख दिया। ठीक है, और ये आपका SO4 + NO2। ध्यान से देखो, मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस भी कर दिया, 48 NO2 लिख दिया, नाइट्रोजन बैलेंस है। और सल्फर कितनी है यहाँ पर? 8 लिखना पड़ेगा। सल्फर भी बैलेंस हो गई आपकी। क्लियर है? सल्फर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तो ऑक्सीजन ही बैलेंस होता है, और एसिडिक मीडियम चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। आप क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर? 48 × 3, ऑक्सीजन कितनी है? 48 × 3 है। यहाँ पर कितना है? 48 × 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 8 × 4, तो 32 यहाँ से यूज हो गई। देखो 48 × 2, तो 48 कम है, 32 यहाँ से कवर हो गई। अभी भी 16 ऑक्सीजन कम पड़ रही है, तो मैंने क्या कर दिया बेटा? यहाँ पर 16 H2O लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। 16 ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, 16 H2O लगा दिया मैंने। अब हाइड्रोजन को देखें, 16 × 2 मतलब 32 हो गया, और यहाँ पर 48 हो गया। तो अभी भी कितनी हाइड्रोजन कम पड़ रही है बताओ? 32 48 कितना होता है? 16 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 16 H+ और आ जाएगा आपका। तो देखो रिएक्शन आपकी बैलेंस है। हमसे पूछा क्या था? हमसे फाइनल देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा था? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कितना वाटर का अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? मोल्स में तो हमें दिख रहा है 16 H2O मतलब 16 मोल्स, लेकिन हमसे ग्राम में पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछा गया है ग्राम में। तो 1 मोल का ग्राम कितना होता है? 18 ग्राम होता है ना? तो 16 × 18 कर लो बेटा। कर सकते हो कैलकुलेशन? जल्दी से करो मेरे साथ साथ। 16 × 18, तो 16 × 8 कितना होता है? 160 - 30 कितना होता है? 130 128, तो ये 8 लिख दिया मैंने। और 16 और 12 कितना होता है आपका? 28, 288 ग्राम। चेक करो बेटा, सही कैलकुलेशन किए क्या? बिल्कुल सही, 288 आपका आंसर आ रहा है। 288 ग्राम बेटा क्या आ रहा है आपका? आंसर आ रहा है। तो इतना आपका क्या हो रहा है? वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। रेडॉक्स भी यूज हो रहा है, और आपका स्टोइकोमेट्री भी यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों लगभग एक ही चैप्टर है, इन दोनों के कंबाइंड आपके यहाँ पर कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? अभी रेडॉक्स और स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए हैं। 2019 में आया था, कुछ और देखते हैं इससे पुराने क्वेश्चंस। चलो इससे पुराने देखो, अब हम देखते हैं 2012 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कम 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 कम, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखते ही कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए, 5 सेकंड। देखो HNO3 में +5 में था, यहाँ +2 में था, यहाँ 0 में था, और यहाँ -3 में था। तो यही आपका आंसर है। फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? ऑप्शन बी जो है वो आपका फाइनल आंसर आ गया।
क्लियर है, देखते ही कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कब आया था ये, 2017 में आपसे पूछा गया था। देख के बता दूं क्या, बता सकता हूं मैं। ये फॉस्फोरिक एसिड +5 में है, ये आपका +4 में है, यहाँ पर +6 -3 कितना होता है 3 में है, और यहाँ पर आपका +1 में। डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, सही है। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कर सकते हो ना, स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो और इसको बेसिक एक्स मान के भी कर सकते हो, है ना। नहीं आता तो आप इसको बेसिक एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, फॉस्फोरस को एक्स मान लो, और क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है, देखो ऐसे, ठीक है। ऐसे एक्स मान के आप इजीली कर सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। वैसे तो आना चाहिए। तो देखो 2x बराबर कितना होगा, 12 - 4 8, x बराबर क्या आ गया +4, ठीक है। प्लस आप इन सब के बेटा स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हो। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स जरूर देखना, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। और इनके आप एक बार स्ट्रक्चर जरूर देख लेना, स्ट्रक्चर से भी हमें काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़े, आसान था क्वेश्चन। चलो ये भी क्या है बेटा, आपका रेडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, इसको यहाँ पर आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रेडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, I - ClO3 - H2SO4 Cl - HSO4 - I2। तो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो एक बार इसको मैं अलग से नए पेज पे लिख देता हूँ। क्या क्या था आपके पास, I- था, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं ClO3- के साथ। क्या बन रहा है, एक तो I2 बन रहा है और एक Cl- बन रहा है, ठीक है। पूरा नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ClO3- है ना, तो यहाँ पर ये +5 स्टेट में है, और ये +5 से -1 जा रहा है, मतलब n फैक्टर 6 आ गया। क्या n फैक्टर 6 आ गया। डिफरेंस 5 और -1 के बीच में डिफरेंस 5 नहीं होता, 6 होता है, ये सबको पता है ना। +5 से -1 जा रहे हो तो डिफरेंस क्या हो गया, 6। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। और ये -1 से किस में जा रहा है, 0 में। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है आपका, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं, तो 6I- प्लस ClO3- ये आ जाएगा आपका I2, और ये आ जाएगा आपका Cl-। आयोडीन बैलेंस कर लो, यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ClO3- तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या कर दूं मैं, 3H2O लगा दूं क्या, 3H2O लगा दूं, ठीक है। अब यहाँ पर H2SO4 था और यहाँ पर क्या था, HSO4। तो पहले हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लो। देखो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 3H2 का मतलब क्या है, 3H2 का मतलब 6 हाइड्रोजन है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, 6H+ लगा दिया, ठीक है। रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, लेकिन इसको हमें HSO4 की फॉर्म में लिखना था। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड है ना 6 HSO4- ऐड कर देता हूँ, है ना, एड बोथ साइड। सिक्स HSO4- क्या कर दो बेटा, आप एड कर दो, ठीक है। तो अब फाइनल रिएक्शन देखो क्या आ जाएगी आपकी, 6I- और ClO3-। देखो 6HSO4- प्लस 6H+, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। क्या ये बन गया आपका 6H2SO4, ठीक है। और बाकी तो बहुत आसान है ही, 3I2 प्लस Cl- प्लस 3H2O और प्लस 6HSO4-। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या हो गई, फाइनल रिएक्शन बैलेंस करके हो गई। देखो दिख रहा है सबको, इसको चेक कर लो। इस फाइनल जो बैलेंस रिएक्शन आ रही है, इससे हम सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखो क्या क्या पूछा था, एक तो HSO4- का क्या पूछा था आपसे, देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4-। HSO4- का कोफिशिएंट 6 आ रहा है क्या, सही है बेटा ये तो, ठीक है। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, आयोडीन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या। देखो यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ -1, तो -1 से 0 तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। -1 से 0 क्या हो रहा है बेटा, आपका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, मतलब ऑप्शन बी भी क्या है आपका, करेक्ट है। सल्फर इज रिड्यूस, सल्फर है क्या यहाँ पर कहीं, सल्फर का रिडक्शन नहीं, सल्फर तो सेम स्टेट में ही रहेगा ना,
H2SO4 देखो, HSO4 देखो, सल्फर सेम स्टेट में है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या एक प्रोडक्ट आपका H2O भी बन रहा है? हाँ बेटा दिख रहा है हमें साफ साफ, H2O भी प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? A, B और D, ठीक है। मल्टीपल में बेटा थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि आपको हर ऑप्शन चेक करना है, ठीक है, कि सही है या गलत है। तो यही डिफरेंस है आपका IIT और मेंस में। मेंस में सिर्फ आपको एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, वो ढूंढना होता है। यहाँ मल्टीपल है तो इसका मतलब आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? A, B, D हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटा। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये जो क्वेश्चन आया है JEE एडवांस आपका किसमें आया है? 2018 में पूछा गया है, JEE एडवांस 2018 में। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2, MnCl2 की अगर क्वांटिटी को मेजर करना है डिसॉल्व्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, इट वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू KMnO4 यूजिंग द रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ये रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है बैलेंस नहीं है। हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बैलेंस की जरूरत भी नहीं है, राइट। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl वर एडेड टू दिस सॉल्यूशन एंड जेंटली वार्म्ड, फर्दर ऑक्सैलिक एसिड वाज एडेड इन द पोर्शंस टिल द कलर ऑफ द परमैंगनेट आयन डिसअपीयर्ड। तो फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? ये KMnO4 की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो? ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ठीक है, ये हम बहुत सी बार पढ़ सकते हैं बेटा, दो रिएक्शन है आपकी, बस आपको दोनों का एन फैक्टर आना चाहिए इक्विवेलेंट्स बराबर करने के लिए, राइट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो MnCl2 में Mn क्या होता है आपका? +2 स्टेट में होता है, यहाँ पर बेटा ये +2 स्टेट में है, राइट। और +2 से किस में जाता है? +7 में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना है? अगर मैं MnCl2 की बात करूँ तो इसका एन फैक्टर जो होगा यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि +2 से आपका +7 में जा रहा है, राइट। Mn +2 से किस में जा रहा है? देखो ये आपका +2 था, यहाँ से ये +7 में चला गया, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 5 हो गया। और KMnO4 देखो यहाँ पर, KMnO4 आपको पता है बेटा ये +7 है, ठीक है, और +7 से वापस +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर 5 है इसका। और H2C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ पर आपका +3 से +4 में जाता है, तो +3 से 4 डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का हो गया। एक कार्बन के लिए डिफरेंस 1 है, तो बताओ बेटा 2 कार्बन के लिए डिफरेंस कितना होगा? 2 कार्बन के लिए डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 2 है, तो ये एन फैक्टर इसका आपका 2 है, राइट। तो ये दो रिएक्शंस कंटिन्यू हो रही है, पहले फर्स्ट रिएक्शन, फिर इस KMnO4 की फर्दर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये तीनों इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। कौन कौन से इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे बेटा? जो MnCl2 के इक्विवेलेंट्स होंगे वो बराबर होंगे आपके KMnO4 के, और जो KMnO4 के इक्विवेलेंट्स है वो किसके बराबर होंगे? ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। बस तीनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करूं बेटा, देखो कैसे सॉल्व कर सकता हूं इसको। इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2 ये इक्वल होगा आपका इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, और ये इक्वल होगा आपका इक्विवेलेंट ऑफ किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट ऑफ क्या था आपका? H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तीनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, राइट। अब सबसे पहले देखो MnCl2 के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा आपको? MnCl2 के लिए हमें क्या दे रखा है? MnCl2, ठीक है, इसी का तो हमें क्वांटिटी निकालनी है, इसी की तो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे कर सकता हूं मैं? इसको सबसे पहले मैं x ग्राम मान लेता हूं। मान लो कि आपके पास x ग्राम यूज हो रहा है इस रिएक्शन में, तो इसका x ग्राम यूज कर रहे हैं, तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट्स क्या होता है आपका? मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है, राइट। तो मैं मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ? इसको मैंने मान लिया कि x ग्राम है, डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? देखो ये हमें इसका एटॉमिक वेट दे रखा है, Mn का 55 होता है और 2 क्लोरीन का 71, तो बताओ 55 + 71 कितना हो गया? 55 + 71 हो गया आपका 126, तो ये आ गया आपका 126, ये तो मोल्स हो गए। और इनटू एन फैक्टर कर दे, इक्विवेलेंट्स क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो ये मोल्स आ गया आपका। एन फैक्टर कितना है इसका? एन फैक्टर 5 है। चलो अब इसको भूल जाओ, डायरेक्ट इसको और इसको बराबर कर देते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं? देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। H2C2O4, तो ये हमें गिवन है 225 mg, तो लिख दूं मैं इसको 225
मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, राइट। इसका ग्राम लिख दिया। डिवाइड बाय बेटा इसका भी हम क्या कर सकते हैं, क्या इसका भी मोलिकुलर वेट लिख दें? चलो H2C2O4 का मोलिकुलर वेट बताओ क्या होगा? ये तो सबको आता है, 2 हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है, 2 कार्बन है मतलब 24 और 4 ऑक्सीजन है मतलब 64, 4 4 2 10, तो ये हो गया आपका 90। मोलिकुलर वेट कितना हो गया बेटा इसका? ये 90 हो गया, ठीक है। तो यहां तक हमें क्या आ गए? मोल्स आ गए। अब इसका एन फैक्टर हमने निकाला था H2C2O4, किसमें चेंज हो रहा था? CO2 में। कार्बन +3 से +4 में जा रहा था, तो एक का डिफरेंस है, 2 कार्बन के लिए 2 का डिफरेंस है, तो एन फैक्टर क्या आया था? यहाँ पर 2 आया था। तो ये एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया? इसको 2 लिख दिया। फर्दर सॉल्व कर दो, देखो 225 इंटू 2 कितना होता है? 450। 450 डिवाइड बाई 90 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्या? तो ये आ गया आपका 5 इंटू 10⁻³ और ये आ गया आपका x 126 इंटू 5। अब देखो 5 से 5 कट रहा है, दिख रहा है सबको? 5 से 5 काट दिया मैंने और x बराबर आ गया आपका 126 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो यही तो हमसे पूछा था कितना अमाउंट यूज हो रहा है, x ही तो पूछा था, हमने x मान के कर दिया जो पूछा था। लेकिन हमसे देखो ये तो हमने ग्राम में कैलकुलेट किया है, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जो हमें आंसर करना है वो मिलीग्राम में करना है, ठीक है। ये आंसर हमें किस में करना है बेटा? ये आंसर हमें करना है मिलीग्राम में। तो देखो 126 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो मिलीग्राम में कितना हो गया? ये 126 मिलीग्राम हो गया क्या? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मिलीग्राम में आंसर कितना आ गया आपका? 126 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको यही ध्यान रखना है किस फॉर्म में आंसर पूछा है, 10⁻² के फॉर्म में या किस फॉर्म में पूछा है, वो लास्ट में एक बार चेक कर लेना। तो मिलीग्राम में हमारा आंसर कितना आ गया? 126 mg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? द अमोनियम प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली यूज्ड बाय, ये कंपाउंड आ गया आपका NiCl2 6H2 टू फॉर्म अ स्टेबल कोऑर्डिनेशन। देखो दोनों जो भी दे रखा है ना उसकी रिएक्शन दे रखी है और 100% हो रही है रिएक्शन। बेसिक स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है आपका, कुछ भी नहीं है, बेसिक स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है? इफ 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये वाला क्या दे दिया आपको? अमोनियम सल्फेट दे दिया, ठीक है। और ये आपको कितना दे दिया? 1584। तो सबसे पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर लें क्या बेटा? 1584, ठीक है। अब इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करो आप, एक बार क्या करो बेटा, इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर लो। तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका? कैलकुलेट करें क्या? NH4SO4, क्या करना है हमको? NH4 ट्वाइस SO4। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। NH4 नाइट्रोजन होता है आपका 14 और 4 18, 18 इंटू 2 कितना हो गया? 36। चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए, 36 और सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का हो गया 64। सही कर रहा हूँ क्या बेटा? आप भी चेक करो मेरे साथ साथ कैलकुलेशन। 6 6 12 और 1 13, ये आ गया आपका 132, ठीक है। 132 आ गया क्या? अब चेक करो कितने मोल्स आ रहे हैं। ये इससे गया 1 बार और 264 2 बार, तो ये आ गया आपके पास 12 मोल्स, ठीक है। तो इसके मेरे पास कितने मोल्स आ गए बेटा? 12 मोल्स आ गए क्या? ध्यान से देखो, इसके मेरे पास कितने मोल्स आ गए? 12 मोल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्री से मुझे बताओ, अगर ये 12 मोल्स है तो स्टोइकोमेट्री देखो 1:1 है। अगर आप 1 मोल लोगे तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? 1 मोल ही बनेगा। अगर आप ये 1 मोल ले रहे हो तो प्रोडक्ट भी 1 मोल बनेगा, राइट। अगर आप यहाँ पर 12 मोल ले रहे हो, ये आपने कितना ले लिया बेटा? 12 मोल। देखो ये आपका आया 12 मोल्स, तो इसका मतलब ये भी मेरा कितना है? 12 मोल है। क्लियर है? बहुत आसान है। अब सेकंड वाला कंपाउंड देखो, इसके भी पहले मोल्स देखो कितने दे रखे हैं। चलो NiCl2 6H2, हमें क्वांटिटी कितनी गिवन थी? 952 ग्राम ये हमें गिवन था। तो क्या बेटा इसके भी मोल्स निकाल लूँ क्या मैं? चलो मोल्स निकाल लेता हूँ इसके। देखो 952, राइट, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना होगा इसका? कैलकुलेट करो जल्दी से। NiCl2 6H2, तो निकल का दे रखा है मुझे, निकल का कितना दे रखा है? 59, निकल का दे रखा है बेटा 59। 2 क्लोरीन मतलब 71 और 6H2O, 18 इंटू 6 करो बेटा, 106 होता है क्या?
सही कर रहा हूँ? 18 इंटू 6 106 ही होता है ना। चलो, तो ये हो गया आपका 16 और 12 और एक 13 136। सॉरी, एक और एक्स्ट्रा, ये आ जाएगा आपका 236 है ना। ये आ गया आपका 236। डिवाइड करके देखो बेटा, 236। तो देखो 225 इंटू 4 कितना होता है? 900 होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना बचा आपका? 14 बचा। ठीक है, एक बार चेक कर लो बेटा क्या है। निकल है आपका 59, सही कर रहा हूं मैं। क्लोरीन कितनी? 2 क्लोरीन 71, ठीक है। और H2O कितना है आपका? 16 टू 18 इंटू 6। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, 108। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 108 है ना। ये 108 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, देखो 106 की जगह 108 करो यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? 10 8 18, 12 और एक 13, ठीक है, एक जोड़ दो, 238 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब डिवाइड करो। ठीक है, 238 तो 13 इंटू 4 52, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब 4 मोल्स आ गया। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स हो सकती है, आप भी जरूर ध्यान रखें। मुझसे हो सकती है तो आपसे भी हो ही सकती है। तो देखो कैलकुलेट किया, मुझे लगा पूरा अच्छे से नहीं कट रहा था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। ठीक है, 36 की जगह 38 किया। अब देखो आपका एकदम सही आंसर आ रहा है, 4 मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 मोल्स है आपका, राइट। ये कितना आ गया? 4 मोल्स। तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी कितना बन रहा है? 4 मोल्स ही बन रहा है। क्लियर है बेटा? दोनों के प्रोडक्ट पता लग गया आपको। CaSO4 2H2O 12 मोल्स बनेगा, और ये आपका निकल वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, ये कितना बनेगा? 4 मोल्स बन रहा है। क्लियर है? चलो, अब हमसे क्या पूछा था लास्ट में? हमसे पूछा क्या है? देखो फाइनली हमसे क्या पूछा है? द कंबाइंड वेट, इन दोनों का कंबाइंड वेट पूछा है। देखो, द कंबाइंड वेट ऑफ जिप्सम एंड द निकल अमोनियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये तो आपका जिप्सम है और ये निकल अमोनियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन दोनों का हमें कंबाइंड वेट बता दीजिए। ठीक है बेटा, बता देते हैं हम कंबाइंड वेट। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें क्या? इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 12 मोल था अपना जिप्सम, ठीक है, और प्लस 4 मोल क्या था आपका? निकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो अब इसका भी हमें क्या चाहिए? मोलिकुलर मास चाहिए। देखो इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लो। CaSO4 2H2, ठीक है, ये है हमारा CaSO4 2H2, ठीक है। चलो इसका मास कैलकुलेट करो जल्दी से। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? ये है आपका 40 कैल्शियम का। SO4 क्या होता है? 32 प्लस 64। देखो 32 प्लस 64, और H2O क्या होता है आपका? 36, 2 H2O, राइट। तो 2 4 6 12, 6 3 9 3 12, 4 16 और एक 17। तो ये आ गया आपका 172। तो यहाँ 172 कर दूं क्या? चलो ऐसे ही ये भी कर लें कि हम निकल का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiNH3 का होल 6 और CH2, क्या है आपके पास? NiNH3 का होल 6 और Cl2। क्लियर है बेटा? इसका भी जल्दी से मोलिकुलर मास बताओ। निकल कितना है आपका? 59 है, ठीक है, और 17 इंटू 6 कर दो। 17 इंटू 6 कितना होता है? 102 प्लस 71, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 232। तो 4 मोल्स हैं, इसका मतलब मैंने 4 इंटू 232 कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी साइड कर दो। अब बस इसको फाइनल आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि कंबाइंड वेट कितना है बेटा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लें क्या? एक एक स्टेप बेटा मैं कैलकुलेशन की आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी करिए। ठीक है, चलो 12 इंटू 2 कितना होता है? 24, तो मैंने 4 लिख दिया। 12 इंटू 7 कितना होता है? 84, और 2 84 2 86, और 12 प्लस 8 कितना आ गया आपका? 20, प्लस 8 4 इंटू 3 12 9।
देखो बेटा फाइनल अगर जो हम कंबाइंड वेट की बात करें तो फाइनली हमारा बेटा कंबाइंड वेट कितना आ रहा है 2992 इज अवर कंबाइंड वेट। आप चेक कर लो जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा हमारा 2992 हमारा क्या आएगा बेटा कंबाइंड वेट आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 29.2%। ठीक है अब ये देखो बेसिक मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, नॉर्मल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है 29.2 W बाई डब्ल्यू परसेंटेज आपको गिवन है डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। द मोलिकुलर वेट ऑफ HCl का क्या मोलिकुलर वेट हमें पता है 36.5 वो गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं मोलेरिटी के फॉर्म में। तो देखो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर W बाई डब्ल्यू परसेंटेज आपको गिवन हो तो आप क्या करो W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर दो। ठीक है तो इससे आपका क्या आ जाएगा, इससे आपका डायरेक्ट मोलेरिटी आ जाएगी। निकाल दूं क्या मोलेरिटी, तो देखो क्या दे रखा है हमें 29.2%, ये तो W बाई डब्ल्यू परसेंटेज आ गया। ठीक है इसके बाद डेंसिटी कितनी है 1.25, डेंसिटी कितनी है 1.25 इंटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है 36.5। ठीक है अब यहाँ पर कमाल की बात देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 29.2 इंटू 1.25 तो ये पूरा कट जाएगा, इससे 36.5 ही आएगा। तो इसका मतलब मोलेरिटी कितनी आ गई मेरी 10 मोलर आ गई। ठीक है अब द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml सॉल्यूशन। अब इसमें कितना मतलब हमें क्या करना है डाइल्यूशन कर रहा है ना, तो आपकी डाइल्यूशन करने से क्या हो गई 0.4 मोलर हो गई, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो बेसिक M1V1 बराबर M2V2 से कर लेते हैं इसको, M1V1 बराबर M2V2 राइट। तो देखो पहले कंसंट्रेशन कितना था 10 मोलर था। ठीक है वॉल्यूम नहीं पता हमें, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया आपका 200 ml और कंसंट्रेशन हो गया 0.4 मोलर। ठीक है इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है 0.4 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 20 कितना हो गया 80। तो वॉल्यूम जो आ गया आपका वो आ रहा है 10 से डिवाइड करके 8 ml। ठीक है कितना आ गया बेटा 8 ml आ गया। क्लियर, बेसिक M1V1 M2V2 से हमने इसको कर लिया तो हमको पता लग गया स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछा था ml में कि इतना हमको प्रिपेयर करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। ठीक है बेटा क्लियर हो गया, तो कितना वॉल्यूम चाहिए आपको 8 ml आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डिसॉल्विंग ऑफ 120 ग्राम। देखो क्या बोल रहा है बेटा हमसे 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमसे मोलेरिटी पूछा है, तो देखो वही हमसे पूछा गया बेटा मोलेरिटी। तो देखो हमारे पास क्या है सॉल्यूट, मतलब जो यूरिया है ना हमारे पास वो है हमारे पास कितना 120 ग्राम। ठीक है और दूसरा जो वाटर है हमारे पास वो है 1000 ग्राम। ठीक है तो बताओ बेटा सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास, सॉल्यूट प्लस देखो ये सॉल्यूट है यूरिया और वाटर सॉल्वेंट है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर दो 1120 ग्राम क्या हो गया आपका सॉल्यूशन का मास हो गया राइट। दूसरा यूरिया के मोल्स निकाल सकता हूं क्या मैं बेटा, देखो यूरिया के मोल्स कैसे निकालोगे आप 120 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 60। ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 2 मोल्स यूरिया के मोल्स। ठीक है अब सॉल्यूशन का हमें मास पता है लेकिन मोलेरिटी में तो वॉल्यूम यूज होता है ना, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम राइट। तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा आपका मास अपॉन डेंसिटी। तो जो मास है आपका 1120 ग्राम है और डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी गिवन है मेरे को ग्राम पर ml में कितना 1.15। तो ये आपका ml में क्या आ गया बेटा वॉल्यूम आ गया। क्लियर है, तो हमको क्या पता होता है, अब देखो मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है मोल्स भी है। ठीक है इसको लीटर में भी चेंज कर देंगे अभी देखना। तो मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम डिवाइड बाय 1.15। ठीक है इसको लिख देता हूं बेटा अच्छे से, ये है आपका 1.15। तो ये तो क्या है वॉल्यूम आ गया ml में।
ठीक है। अब इसको लीटर में कैसे चेंज करूंगा, 1000 से डिवाइड करके, तो ये मैंने 1000 ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखो कितना आएगा, 2000 डिवाइड बाय 1120, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा लगभग 2.05 मोलर के आसपास, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या क्वेश्चंस हो गए आपके, ये क्वेश्चंस हो गए आपके रेडॉक्स और बेसिक स्टोइकियोमेट्री मोल से रिलेटेड आपने जेईई एडवांस के क्वेश्चंस सोल्व कर लिए, ठीक है बेटा। ये कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन था, मोलैलिटी मोलैलिटी W/W परसेंटेज, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा बेटा कौन सा पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के भी दो पार्ट होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अब देखते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के किस टाइप के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं ना, कैसे रिसेंट ईयर्स में पूछे जा रहे हैं वो हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है आपका 2023 में, लेटेस्ट इसी साल ये पूछा गया है। तो एक बार देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इफ अ 1 लीटर फ्लास्क, आपका फ्लास्क 1 लीटर है ना, तो समझ रहे हो जो मोलेटी होगी वही मोल्स होगा, क्योंकि मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन हो जाता है मोलेटी। तो 1 लीटर है, इसका मतलब जो मोल्स है वही मोलेटी हो गई। 6 मोल्स ऑफ ए अंडरगोज द रिएक्शन, ए से आपका पी बन रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब देखो हमारे को है ना ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ दे दिया। T1 टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ है आपका इक्विलिब्रियम का, ठीक है, और T2 टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ है, दो ग्राफ दे दिए। इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। T1 T2, ये T1 2T2 के बराबर है, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट RT ln x देन द वैल्यू ऑफ x। चलो बेटा इसको स्टार्ट करें, चलो इसको ब्लैंक पेज पे स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो ये रिएक्शन लिख देते हैं हमारा, ए गैसियस था, ये चेंज हो रहा है आपका पी गैसियस में, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से देखो, ठीक है, बोथ साइड में। चलो अब देखो स्टार्टिंग में हमको क्या दे रखा था, T बराबर 0 पे दे रखा था ये 6 मोल्स, ठीक है। और फिर इक्विलिब्रियम पे देखें हम, अब इक्विलिब्रियम भी दो है आपका, तो देखो T1 पे देखें हम, तो ये कितना बन रहा था आपका प्रोडक्ट, ये ग्राफ देख के बताना पड़ेगा हमें। देखो ये T1 वाला है, तो P की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है यहाँ पर 4, तो इसको मोल्स लिखो या मोलैलिटी लिखो एक ही बात है, ये क्लियर है ना बेटा। क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है आपको फ्लास्क का वो कितना दे रखा है बेटा, 1 लीटर दे रखा है ना, तो जो मोल्स है वही मोलैलिटी है। तो देखो 6 मोलैलिटी लिखो या 6 मोल्स लिखो, 6 मोल्स पर लीटर हो गया ना। तो देखो ये कितना बन रहा है यहाँ पर आपका, ये 4 बन रहा है, ठीक है। तो 4 कम हुआ होगा, अगर 6 में से 4 कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल्स ही बचेगा, ठीक है, ठीक है। मैं इसको यूनिट हटा ही देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मोल्स लिखो या मोलैलिटी लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ 6 माइनस 4 कितना बचा 2। ऐसे ही अगर मैं T2 पे देखूँ, T2 टेम्परेचर पे, तो देखो कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 ही बन रहा है, कंसंट्रेशन कितनी बन रही है 2, तो इसका मतलब 2 मोल्स पर लीटर। तो ये क्या है आपका 2, तो यहाँ से 2 कम हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पर एक ही कितनी है अमाउंट 4, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया ग्राफ के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर इसके बेसिस पे क्या बेटा मैं के इक्विलिब्रियम 1 निकाल सकता हूँ क्या, इसका इक्विलिब्रियम निकाल सकता हूँ का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके। इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा आपका 2। ऐसे अगर मैं के इक्विलिब्रियम 2 निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा, राइट। और क्या दे रखा है इसमें, डेल्टा जी नॉट। हाँ तो देखो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं हम, अगर मैं डेल्टा जी नॉट लिखूं यहाँ इस वाले केस में, तो वो क्या होता है बेटा माइनस RT, तो टेम्परेचर तो T1 है यहाँ पर, देखो के इक्विलिब्रियम के केस में टेम्परेचर कितना है T1, राइट, और ln के इक्विलिब्रियम 1, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस RT1 ln 2। सेम चीज यहाँ भी लिख दूं क्या, अगर मेरे को ये 1 है, डेल्टा जी नॉट 2 निकालना है तो माइनस RT2 ln 1/2, ठीक है। अब दोनों को इक्वेशंस मान लूं क्या, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 मान लो, और जो हमसे पूछा था वो सॉल्व कर लेते हैं। हमसे क्या बोला था, डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा
G1 नॉट निकालो, निकाल दो भाई। डेल्टा जी नॉट 2 की वैल्यू क्या है, माइनस आर टी टू एल एन 1/2, ठीक है, और माइनस माइनस आर टी वन एल एन 2, ठीक है बेटा, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, एल एन 1/2, तो क्या 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एल एन 2, ठीक है, प्लस आर, और T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमें रिलेशन गिवन था क्या कि T1 2 T2 के बराबर है। देखो बेटा, ये रिलेशन हमें गिवन था कि T1 2 T2 के बराबर है, तो यहाँ पर T1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 T2 लिख दिया, ln 2 लिख दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, R कॉमन है, T2 कॉमन है, ln 2 कॉमन है, ठीक है, तो बाकी का हम प्लस करके लिख दें क्या, देखो R T2 ln 2 आप कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, R मैंने लिख दिया, T2 मैंने लिख दिया, तो 1 + 2 आ जाएगा आपका 3 ln 2, राइट, और ये 3 पावर में जा सकता है क्या, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, R T2 ln 2 की पावर 3, और इधर तो सेम ही चल रहा है। अब इसको कंपेयर कर दो बेटा, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि आर टी एल एन एक्स, देखो डेल्टा जी नॉट 2, ठीक है, और ये G1 नॉट माइनस बराबर क्या दे रखा है, आर टी टू एल एन एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका x हो जाएगा, ये जो दे रखा है ना आर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। क्लियर है? इसको कंपेयर करेंगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, तो 8 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये डेल्टा जी नॉट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा आपको आना चाहिए, जो भी आप जहाँ भी आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, तो ये बेसिक चीज़ें यूज़ होती है, जैसे थर्मो का छोटा सा कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। चलो और देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम से, राइट। जैसे ये रिएक्शन है आपकी Fe+2 से एक्वस, राइट, देखो ये रिएक्शन लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, Fe+2 और सल्फर -2, इससे बन रहा है आपका FeS, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.06 मोलर Fe+2, 0.02 मोलर सॉल्यूशंस आर, देखो इसका ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं K की बात करूँ यहाँ पर 1.6 10 टू द पावर 17, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है बेटा, 10 टू द पावर 17 दे रखा है, मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर K की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड में जा चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो इसमें सारा प्रोडक्ट बन चुका होगा और जो रिएक्टेंट होगा वो पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ इसके और इसका हमने इक्वल वॉल्यूम लिया, जैसे मान लो 1 लीटर 1 लीटर लिया, तो वॉल्यूम डबल हो गया ना, वॉल्यूम डबल होने से क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, वॉल्यूम डबल हो गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, आधी हो गई। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये कितना दे रखा था आपको 0.03 मोलर, और ये कितना दे दिया होगा आपको 0.1 मोलर, ये T बराबर 0 पे सिचुएशन होगी, ठीक है। बाद में ये तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ध्यान से देखो, तो ये वाला ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, मतलब ना के बराबर बचा होगा बहुत कम क्वांटिटी में, तो इसको मैं x मान लूं क्या, मान लो कि ये आपके पास x ही बचा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, x ही बचा है, और ये कितना बचेगा 0.1 माइनस 0.03, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.07 के आसपास, राइट। तो क्या बेटा इसके बेसिस में मैं लिख सकता हूं, अगर मेरे को k निकालना हो यहाँ पर, तो वो तो सॉलिड है, तो 1 डिवाइड बाय x इंटू 0.07 आ जाएगा क्या, और ये इक्वल टू दे रखा है मेरे को 1.6 10 टू द पावर 17, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या मैं x निकाल सकता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं x निकालूंगा ना तो ये लगभग लगभग आपका 8.92 के आसपास आ जाएगा, 8.92 इंटू 10 टू द पावर -17 के आसपास,
ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया बस और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एक्स देखोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1.6.07, क्लियर है बेटा। तो लगभग क्या आ जाएगा आपका 8.92 इंटू 10 टू द पावर -17 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब मैं कंपेयर करूंगा इससे y इंटू 10 टू द पावर -17 से, तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 8.92 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या। चलो, तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ CaCO3 इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। अब ये क्या आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2013 में पूछा गया है केमिकल इक्विलिब्रियम का। क्या बोल रहा है, CaCO3 सॉलिड स्टेट में, ये टूचा CaO में, तो यहाँ से आपका बन गया CO2 गैस, ठीक है। तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम निकलना आपका क्या, अगर मेरे को Kc लिखना हो तो मैं CO2 की कंसंट्रेशन लिख दूंगा, ठीक है। और अगर Kp लिखना हो तो वो प्रेशर हो जाएगा CO2 का, ठीक है। ये तो कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्लियर है। क्योंकि सॉलिड पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, सॉलिड वाला तो 1 लेते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो देखो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना, हमें वो बताना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो चलो देखते हैं। जैसे मैं देखूं पहला स्टेटमेंट क्या है, डेल्टा एच इज डिपेंडेंट ऑन टी, बिल्कुल सही है। जो डेल्टा एच होता है वो टी पे डिपेंड करता तो है। कैसे देखते हैं, सीपी डेल्टा टी से, तो बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3, बिल्कुल सही बात है। क्या हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो भी बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ही तो लिखा हुआ है, मतलब स्टेटमेंट तो करेक्ट है। के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट अ गिवन टेम्परेचर, प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या, नहीं बेटा। देखो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको कि जो के होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, कोई भी बोलो, Kc बोलो, Kp बोलो, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर चेंज करोगे तो ही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट, तो देखो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप कैटलिस्ट ले रहे हो तो क्या होता है, उससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, रिएक्शन फास्ट कर देगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तभी तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी आपकी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। लेकिन वो डेल्टा एच पे कोई फर्क डालता है क्या, नहीं, डेल्टा एच पे एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं डालता है। तो डेल्टा एच क्या है, कैटलिस्ट से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। तो हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हो गए बेटा, A, B और D, ये हमारे बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा बेटा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, A, B, D हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। तो बेटा देखो हमने बाकी चैप्टर्स कर लिए थे, अब हम आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। आपका क्या क्या हो गया, स्टोइकोमेट्री हो गया, रेडॉक्स के क्वेश्चंस कर लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि जे एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ऑन डिक्रीजिंग द pH फ्रॉम 7 to 2। देखो क्या हो रहा है, pH डिक्रीज हो रही है 7 to 2, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX ऑफ अ वीक एसिड HX इंक्रीज फ्रॉम 10 to the power -4 to 10 to the power -3। तो पीके बताना है, कब आया था, देखो जेई एडवांस 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम pH बराबर 7 पे देखो आप, तो जैसे अगर मैं pH बराबर 7 की बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल है तो KSP क्या है स्टार्टिंग में आपका S² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है स्टार्टिंग में, सॉल्युबिलिटी आपको 10 to the power -4 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 to the power -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, pH बराबर क्या है आपका 2 पे चेक कर रहे हैं, तो जब pH 2 होगी तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी मेरी, 10 to the power -2 होगी। जब pH 2 है तो इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 to the power -2 है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर आपका एक तो जो सोल्ट है वो क्या है MX है,
तो देखो mx कैसे डिसोशिएट होगा, ये mx डिसोशिएट हो जाएगा आपका m प्लस और x माइनस में, ठीक है। और ऐसे hx को क्या लिख सकता हूँ मैं, h प्लस प्लस x माइनस, ठीक है। डिसोशिएट की जगह मैंने इसको उल्टा लिख दिया hx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर k दे रखा था, ठीक है, तो हमसे pk पूछा है, सॉरी है ना, pk आपसे पूछा है। तो एक बार बताओ ये क्या होगा, ये 1/Ka के बराबर होगा क्या? देखो Ka की वैल्यू क्या होती है, वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो Ka की वैल्यू बहुत कम होती है। आप सबको, आप कोई भी वीक एसिड देख लो, Ka की वैल्यू बहुत कम होती है, वो बहुत कम डिसोसिएट होता है। लेकिन इस रिएक्शन को हमने उल्टा लिखा है, 1/Ka लिखा है। इसका मतलब 1/Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी आपकी, फिनिश हो जाएगी, क्योंकि 1/ जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जैसे मान लो कि H प्लस इसकी कंसंट्रेशन C है, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये C माइनस एक्स हो गई, ठीक है। ये x हो गया, ये आपका x बन रहा है, ठीक है। इसी को यहाँ पर आप x मान लो, x माइनस है तो ये भी क्या है आपका x है, ठीक है। तो मैंने इसको x फॉर्म में दिखा दिया। अब ये x क्या है, ये x ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है आपका, ठीक है। तो 1/Ka की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर भी इस रिएक्शन को मैं फाइनल लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। x माइनस से x माइनस कट गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका mx प्लस h प्लस क्या बन रहा है मिलके, hx प्लस x माइनस, ठीक है। इस रिएक्शन को फाइनल लिख दिया मैंने। और तो दोनों के कोफिशिएंट इसके लिए क्या था, यहाँ पर तो Ks था कोफिशिएंट, ठीक है। अगर दो रिएक्शंस को आप ऐड कर रहे हो तो उनके जो कांस्टेंट्स होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है आपका Ksp इंटू ये 1/Ka हो गया, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Hx की कंसंट्रेशन, x माइनस की कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mx तो ये सॉलिड है आपका, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, c माइनस एक्स हो गया, ठीक है। x माइनस की कंसंट्रेशन, Hx की कंसंट्रेशन, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? चलो अब क्या क्या हमें गिवन था, देखो Ksp हमें पता है कितना है, 10⁻⁻8, K हमको निकालना है, राइट। अब C माइनस एक्स क्या है, C माइनस एक्स आपका H प्लस की तो कंसंट्रेशन है, देखो यही तो है C माइनस एक्स, जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वही तो C माइनस एक्स है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ क्या? देखो C माइनस एक्स क्या है आपकी, H प्लस की कंसंट्रेशन ही तो है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 10⁻⁻2 लिख दिया। और x क्या है आपका, देखो x ध्यान से देखो बेटा क्या है, सॉल्युबिलिटी तो है। अब सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई है, देखो x क्या है आपका, सॉल्युबिलिटी है, जो न्यू सॉल्युबिलिटी है, और वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन था ना, कितनी हो गई थी, 10⁻⁻3 हो गई थी। पहले सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻4 थी, बाद में सॉल्युबिलिटी 10⁻3 हो गई थी। तो x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻3 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, -6, ऊपर जाके -4, -4 से -4 कट जाएगा, और Ka की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली, वो क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 10⁻⁻4 आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली Ka का हमारा वैल्यू क्या आ गया, 10⁻⁻4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमसे बेटा K नहीं पूछा गया। अब देखो K क्या आया आपका, K तो आ गया 10⁻⁻4, तो Pk क्या होता है, इसका माइनस लॉग ऑफ कर दें क्या, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा ना। इसलिए आपका आंसर कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था 2023 में, ऐसे ही एक क्वेश्चन पहले, इससे पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आपसे आइनिक से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.01 मोल ईच ऑफ H2CO3, NaSCO3, Na2CO3, NaOH, इन चारों की हमने सेम क्वांटिटी ले रहे हैं, 0.01 मोल, राइट, इन 100 ml ऑफ वाटर, pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, तो बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH क्या होगी बेटा, ठीक है। तो चलो इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम।
चलो देखो बेटा, ये है आपका, जैसे मैं बात करूं एसिड की H2CO3 की, अगर ये बेस से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, NaSCO3 बन जाएगा क्या, प्लस वाटर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास कितना है, 0.01 मोल है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.01 को, क्या मैं इसको मिली मोल्स में 10 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं मिली मोल्स में बात करूं तो ये हमारे पास 10 है, ये भी हमारे पास 10 है, और ये भी हमारे पास 10 है। देखो ये स्टार्टिंग में भी तो गिवन था हमें 10, सब हमें 10 मिली मोल्स है। 0.01 मोल का मतलब क्या है बेटा, 10 मिली मोल्स हमें सबकी क्वांटिटी गिवन है, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10। ठीक है, तो ये तो एसिड बेस रिएक्ट कर जाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 10 आपका 20 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 20 मिली मोल्स। ठीक है, तो आपके पास 4 अलग अलग कंपाउंड थे, देखो 1 2 3 और 4, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, NaSCO3 बना दिया आपका। ठीक है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए आपके, H2CO3 खत्म हो गया, NaOH भी खत्म हो गया। तो फाइनल हमारे मिक्सचर में क्या बचा, देखो अब मैं आपके लिए लिख देता हूं फाइनल जो मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, तो क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो NaSCO3 क्या था, 10 था ना, तो ये अब हो गया आपका 20 मिलीमोल्स। ठीक है, और Na2CO3 भी हमें गिवन था, ये कितना है आपका 10 मिलीमोल्स। तो फाइनल मिक्सचर में हमारे पास ये बचेगा, NaSCO3 बचेगा 20 मिलीमोल्स और Na2CO3 बनेगा हमारे पास 10 मिलीमोल्स। तो बेटा हमको पता है कि ये दोनों मिलके बफर बनाते हैं, क्या ये दोनों मिलके बफर बनाते हैं क्या बेटा, हमें पता है ये बफर बनाते हैं। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है बफर बनाते हैं। तो बफर का फॉर्मूला क्या होता है पीएच निकालने का, एसिडिक बफर है आपका, तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, pK2 लिख सकते हैं इसके लिए। अगर हम बात करें इस एसिड के लिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका pK2 हो जाएगा, इसकी वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्ट pK2 लिख सकते हैं। देखो हमें वैल्यूज गिवन है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, pK1 एंड pK2 H2CO3 के लिए, तो H2CO3 का pK1 कितना है 6.37 और H2CO3 का pK2, ठीक है, वो कितना है 10.32। तो यहाँ पर तो हम NaSCO3 यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, pK2 यूज कर सकते हैं हम। तो pH बराबर pK2 कितना दे रखा है हमें 10.32 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 10 और एसिड कितना है आपके पास 20, 10/20 मतलब 1/2, तो pH बराबर 10.32। 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस लॉग ऑफ 2 लिख सकता हूँ क्या बेटा। बेसिक लॉग आना चाहिए आपको, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, लॉग को प्लस करना माइनस करना, जैसे log x प्लस log y क्या होता है। ठीक है, तो ये log की बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अब ये क्या है log x अपॉन y, तो इसको हम log 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं ना, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो log 1/2 क्या होता है, माइनस log 2 के बराबर होता है। ठीक है, चलो बेटा देखो अब इसको बहुत ध्यान से, तो pH बराबर 10.32 माइनस 0.3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10.02। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, माइनस कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 10.02। देखो फाइनल आंसर है हमारा 10.02। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, सबको समझ आया यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चंस बेटा आपको एक बार फिर से ट्राई करने हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। या फिर आप क्या करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप थोड़ा सा पॉज ले लो 10 सेकंड का, ठीक है, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन मैच करो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जल्दी से बेटा सब ट्राई करो, यहाँ पर पॉज कर लो, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसका सॉल्यूशन देख लेना सही आया नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ग्राफ भी क्या दे रखा है, वाई एक्सिस पे पीएच है और एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखो एसिड का वॉल्यूम दे रखा है हमें HA का। ठीक है, क्या हो रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ले लिया हमने, वीक बेस ले लिया और धीरे से ड्रॉप वाइज हम उसमें क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑन द वॉल्यूम शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पीकेबी ऑफ द बेस, देयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गिवन बाय। देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है आपकी, ये बेस है तो बेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, BOH लिख सकता हूँ, BOH प्लस HA क्या बना देगा आपका
ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलके क्या बना रहा है, AB+H2 बना रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 0.1 मोलर ही ले रहे हैं और 0.1 मोलर ही हम ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, क्या 6 ml दिख रहा है सबको? 6 ml क्या है बेटा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। 6 ml क्या है बेटा आपका यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट है। देखो ये ग्राफ से हम देख सकते हैं, है ना। तो 6 ml पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये, राइट। तो ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया। और यहाँ पर क्या है, देखो स्टोइकियोमेट्री देखो 1:1 है, तो ये जितना कम होगा उतना ये बनता जाएगा, जितना ये बेस आपका कम होता जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप 6 ml पे देखोगे तो वो तो इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक काम करते हैं हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे सोल्व करते हैं, क्योंकि 6 ml पे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना वो। तो हम एक काम करते हैं हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट देखते हैं इसका, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब 3 ml। अब 3 ml चेक करो, 3 ml कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा क्या, और इसको मैं इसे मिलाता जाऊँ तो कितनी आ जाएगी मेरी pH। अगर मैं 3 ml पे देखूँ हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो जो मेरी pH आ रही है बेटा वो 3 आ रही है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो एक काम करता हूँ मैं हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ। तो इसको मैंने 3 ml यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जितना कम होएगा ये उतना ही बन जाएगा, दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम होएगी। तो अब यहाँ पर देखो ये कुछ ना कुछ तो बचेगा बेटा, ये BOH सारा तो खत्म नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है। ये तो आपका लिमिटिंग है, तो ये तो कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा ना। अगर आपका वीक बेस बच रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बफर बोलेंगे हम, बेसिक बफर बन रहा है यहाँ पर। देखो ये इसका कुछ अमाउंट बच रहा है और इसी का सोल्ट भी बन रहा है, तो क्या बेटा बेसिक बफर का क्वेश्चन हो गया। और बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, POH बराबर, ठीक है, PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन तो सेम है ना, जितना कम हो रहा है उतना बन रहा है, तो ये तो कट जाएगा आपका, log 1 0 हो जाएगा। और POH को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 माइनस PH, ठीक है। और 3 ml पे मैंने चेक किया pH कितनी आ रही है, 3 ml पे pH 11 आ रही है, तो 14 माइनस 11 बराबर PKB। तो PKB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, क्या PKB की वैल्यू 3 आ गई क्या। और हमसे पूछा क्या था बेटा बताओ, हमसे पूछा यही तो था PKB की वैल्यू, तो PKB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा थोड़ा सा पॉज ले लो और क्वेश्चन को ट्राई करो, मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन ट्राई करो। एडवांस PYQ से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और टॉपिक आपका बहुत बेटर हो जाएगा पहले से भी, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चंस को ट्राई करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ अ 0.05 मोलर Zn+2 इज सैचुरेटेड विद 0.1 मोलर H2S। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द, देखो आपको पता है PPT निकल रही है, तो आपको मिनिमम H+ की कंसंट्रेशन बता रही है जिसपे हम PPT बनने से रोक सकें, प्रिवेंट करना है हमको, ठीक है। तो वो आपको बतानी है कि H+ की मिनिमम कंसंट्रेशन क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये है आपका ZnS सॉलिड स्टेट में, तो जैसे आप इसको वाटर में डाल रहे हो तो क्या हो जा रहा है, Zn+2 और S- में टूट रहा है, ये एक्वस है, ये एक्वस है आपका, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है मुझे, 0.05 मोलर। क्लियर है बेटा, 0.05 मोलर आपको इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास सॉल्यूशन है 0.05, इसमें आपने मिक्स कर दिया 0.1 मोलर H2S को, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, अब देखो H2S में भी क्या होता है, 2 H+ है, तो पहले एक H+ निकलता है फिर दूसरा H+ निकलता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं ना Ka1 Ka2, तो इसमें कंबाइन दे रखा है आपको। ओवरऑल K कितना आएगा H2S का, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 10⁻⁻21, ठीक है बेटा। तो चलो इसके बेसिस पे हम KSP लिख लें क्या, चलो इसके बेसिस पे आप KSP लिखो। KSP कैसे लिख सकते हैं हम, KSP बराबर होता है आपका Zn+2 की कंसंट्रेशन इंटू S-2 की कंसंट्रेशन, राइट, क्लियर है। अब Zn+2 की कंसंट्रेशन गिवन है 0.05, KSP भी मेरे को गिवन है, ध्यान से देखो KSP कितना गिवन है, 1.25 इंटू 10⁻⁻22, राइट। और S-2 की कंसंट्रेशन देख लें क्या इसको कैलकुलेट करके हम S-2 की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं क्या,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा S-2 की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 25 इंटू 10⁻22 -22। ये क्या आ गई आपकी S-2 की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं H2S में क्या हो रहा है। तो देखो H2S आपका डिसोसिएट हो रहा है 2H प्लस S-2। क्लियर है। और ये कितनी दे रखी है आपको स्टार्टिंग में, देखो देखो ये आपको दे दिया H+ की कंसंट्रेशन आई गई मेरे पास, S-2 की आ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था इसमें फाइनली, हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन, तो हमसे H+ की कंसंट्रेशन इसमें पूछी है, राइट। S- का यहाँ से यूज़ कर लेंगे, तो लिख लेते हैं बेटा, जो K आएगा ओवरऑल क्या आएगा आपका H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर S-2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2S की कंसंट्रेशन। ऐसे ही तो लिखते हैं, किसी का भी कोई भी रिएक्शन हो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम। और K हमें गिवन है ओवरऑल कितना है 10⁻⁻21। अब बाकी सारी वैल्यूज लिख दो, बस H+ अननोन है, बाकी सब तो हमें पता है। तो चलो H+ का है आपका, ये H+ का स्क्वायर आ गया। S-2 कितना आया हमें, S-2 की कंसंट्रेशन आई 25 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइड बाई ये कितना आया 0.1 और 10⁻⁻21। ठीक है, ये फर्दर कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। देखो इसको उधर मल्टीप्लाई करो, -22 हो गया, 22 से 22 कट गया। देखो देखो बेटा ध्यान से, ये इधर मल्टीप्लाई किया 22 हो गया ना ये भी, तो ये कट गया इससे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये इसको हम सॉल्व करेंगे H+ की कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻2 तो स्क्वायर है ना। तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 0.2 मोलर। ठीक है, तो ये आपके H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी। H+ की कंसंट्रेशन पूछी थी या पीएच पूछा था, एक बार चेक कर लो। हमसे कंसंट्रेशन ही पूछी थी हाँ। तो ओवरऑल हमसे ये क्वेश्चन था कि H+ की मिनिमम कंसंट्रेशन बताओ पीपीटी रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द पीपीटी। तो देखो H+ की मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.2 बेटा, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो 0.2 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या है, JEE एडवांस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ आया है, JEE एडवांस 2018 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ये AB है आपका, ठीक है, ये डिसोसिएट हो रहा है A+ और B- में, तो ये S यहाँ से हम केस भी निकाल लेंगे S² करके। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, AB एक HB के बारे में बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HB इज K = 1 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, एक वीक एसिड है, तो इसको क्या मैं उल्टा लिख दूं, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया था हमने। ठीक है, जैसे HB डिसोसिएट होता है तो इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया। तो वो Ka था, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, 1/Ka लिख देंगे। ठीक है, सेम तरीका। अब देखो Ka की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, 10⁻⁻8 है। Ka की वैल्यू कितनी है बेटा, 10⁻⁻8 है। इसका मतलब बहुत कम है, रिएक्शन बहुत कम होगी, डिसोसिएशन बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को उल्टा लिख दिया, तो क्या 1/Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 10⁸ हो गया। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी यहाँ पर, राइट। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको हम x मान के कर लें क्या, चलो इसको थोड़ा सा x मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है हमें, S दे रखी थी कंसंट्रेशन, तो ये आपका x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, S - x हो जाएगा। अब ये यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा ये। ठीक है, अब ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, s के बराबर ही हो गई ना लगभग। x की वैल्यू क्या हो गई, लगभग x के बराबर हो गई। तो क्या यहाँ से बेटा हम B- निकाल लें, B- ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन जीरो नहीं हुआ है, वो नॉन जीरो है। ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं पहले वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आ रहा था आपका 2 इंटू 10⁻⁻10, ये KSP था, और ये 10⁻8 हो जाएगा।
तो चलो यहाँ से 1/k निकालने, क्या 1/k आ जाएगा आपका 10⁸ 8। ठीक है, और ये तो आपका खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट h है, तो इसको मैं s लिख दूं क्या, s/s माइनस x, तो ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है आपकी, H प्लस की कंसेंट्रेशन के लिए हमें pH गिवन है क्या, देखो pH है आपका 3, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी आपकी 10⁻³ है ना। अब यहाँ पर देखो, तो ये जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है, आप सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में ये 10⁻³ है, तो ये उतनी ही रहती है, ना के बराबर ही कम होती है ना। अगर आप इसको x कर भी लोगे तो भी ये क्या हो जाएगी 10⁻³ ही रहेगी, है ना। x का इतना इफेक्ट नहीं आता, उसके कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 10⁻³ लिख सकता हूँ H प्लस की कंसेंट्रेशन को। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारी क्या आ जाएगी बताओ, ये अपॉन इंटू बी माइनस भी आ जाएगा क्या यहाँ पर। ठीक है, इसी को तो सॉल्व करना है हमको क्या करना है बेटा, बी माइनस को वहाँ पुट कर दो बस। तो मेरे को यहाँ से सॉल्व करूँगा ना मैं, तो जो मेरे को बी माइनस आ जाएगा वो आ जाएगा s/10⁵। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं पुट कर देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, बी माइनस 0 नहीं हुआ, याद रखना, ऑलमोस्ट 0 है लेकिन 0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, पहले की जगह पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये s की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, s/10⁵। तो यहाँ से KSP आ जाएगा आपका, KSP बराबर s/10⁵। ठीक है, तो KSP कितना था, 2 × 10⁻⁻10 ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, s² बराबर 2 × 10⁻⁻5। तो s² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 × 10⁻⁻6। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, √20 की वैल्यू होती है लगभग 4.47 × 10⁻³ ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा। कंपेयर करके आंसर बता दो, कंपेयर किससे करना है, y से कंपेयर करना है ना, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली 4.47 क्या हो जाएगा बेटा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 4.47 इज अवर फाइनल आंसर। ओके बेटा, समझ आया, तो 4.47 क्या आ गया बेटा, मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ये पार्ट्स वाला क्वेश्चन था। एक आपको पैराग्राफ दिया है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे जेईई एडवांस 2015 में। क्या बोल रहा है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, क्या, एक बार जल्दी से इस पैराग्राफ को पढ़ो। 100 ml of 1 molar HCl was mixed with 100 ml of 1 molar NaOH is an insulated beaker at constant pressure. Temperature increase of 5.7 degree centigrade was measured of the beaker and content because the enthalpy of neutralization of a strong acid with strong base is the constant। देखो एक बात बताता हूँ, ये क्या है, 100 ml इंटू 1 मोलर कितना होता है आपका, 0.1 मोल होता है क्या। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके आपस में सॉल्ट बनाते हैं और एक हीट रिलीज होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। तो जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग है ना, 1 मोल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है आपकी, 57 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होती है। देखो ये लिखा होगा यहाँ पर, कितनी एनर्जी रिलीज होती है आपकी, 57 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, लिखा होता है। ये 1 मोल के लिए, यहाँ पर 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल में कितनी एनर्जी रिलीज होती है आपकी, 5.7 जूल। देखो 1 मोल के लिए, देखो मैं साफ बता देता हूँ बेटा आपको, 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 57 किलो जूल, राइट। तो 0.1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है आपकी, 5.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब देखो यहाँ पर सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है आपका, एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड वाज मिक्स्ड विद NaOH। चलो मैं लिख दूं क्या, एसिटिक एसिड ये है आपका CH3COH प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा CH3CONa प्लस वाटर। ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है आपको, 100 ml इंटू 2 मोलर कितना होता है बेटा, 100 ml इंटू 2 मोलर कितना होता है, जल्दी से बताओ। क्या ये 0.2 मोल के बराबर होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये आपको स्टार्टिंग में 0.2 मोल था और ये आपको स्टार्टिंग में 0.1 मोल था। ठीक है, तो क्या होगा बताओ थोड़ी देर बाद, ये तो आपका खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 0.1 मोल
और ये बन जाएगा 0.1 मोल। क्लियर है कितना अमाउंट यूज हो रहा है, 0.1 मोल ही यूज हो रहा है। तो देखो वीक एसिड है ये आपका, और ये वीक एसिड का ही सॉल्ट है। वीक एसिड, और जब वीक एसिड का सॉल्ट है ना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या एसिडिक बफर बोलते हैं। यहाँ पर वीक एसिड अवेलेबल है और उसी का सॉल्ट अवेलेबल है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो चलो इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है, हम सबको आता है कि पीएच बराबर होता है पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। सॉल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन, ये तो सेम है 0.1 तो ये तो कट जाएगा। 0.1 क्या होता है 1, log 1 की वैल्यू 0 और pH की वैल्यू डायरेक्ट pK लिख दो। तो Ka कितना दे रखा है मेरे को, Ka कितना दे रखा है बेटा, ये रहा 5 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इसका log निकाल लूं क्या मैं, माइनस लॉग ऑफ, तो ये आ जाएगा 5 माइनस लॉग 2। दिख रहा है बेटा सबको, 5 माइनस लॉग 2। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.3, और 5 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा आपका 4.7 हो जाएगा क्या। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4.7 आ जाएगा। बेसिक जो आप बेसिक मतलब नॉर्मल हमने क्या करा, एसिडिक बफर का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है, तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला यूज किया, उससे हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है। इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत आसान था। देखो सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बता दो। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है 57 किलो जूल, और 0.1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है 5.7 किलो जूल, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट से ही बोल रहा है, देखो अगर 5.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती तो इसकी वजह से कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता, 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर हमको दे रखा है 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट यही बोल रहा है कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, लगभग 5.767 के आसपास क्या किलो जूल में एनर्जी रिलीज हुई होगी। इसका मतलब कितना अमाउंट आपका न्यूट्रलाइज हुआ होगा, 0.1 मोल न्यूट्रलाइज हुआ होगा, ठीक है। अब देखो 0.1 मोल के लिए अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी भी कितनी है 0.1 है किलो जूल में। तो बताओ 1 मोल, ठीक है, 0.1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 किलो जूल एनर्जी लग रही है। तो 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए, क्योंकि डिसोसिएट भी तो उतना ही हो रहा है, देखो रिएक्शन लिखी ना हमने, रिएक्शन तो ये वाली होगी, ये डिसोसिएट हो रहा है ना। तो 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए 1 किलो जूल एनर्जी तो लगेगी। देखो 0.1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए 0.1 क्या आ रहा है आपका 0.1 किलो जूल एनर्जी लग रही है। तो इसलिए 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए भी कितनी एनर्जी लगेगी 1 किलो जूल। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ए आपका आंसर आ जाएगा 1 किलो जूल एनर्जी क्या होगी बेटा लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी 1 किलो जूल होगी। चलो आगे बढ़े। द KSP of Ag2CrO4 is 1.1 10 to the power minus 12 at 298 Kelvin. The solubility of Ag2CrO4 in a AgNO3 सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान। देखो AgNO3 तो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। AgNO3 क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना दे रखा था अमाउंट 0.1, तो ये मतलब 0.1 ही बन जाएगा 0.1। अब दूसरा वाला देखो क्या Ag2CrO4, देखो ये क्या आपका Ag2CrO4, ये डिसोसिएट होगा आपका Ag प्लस, तो 2 Ag प्लस हो गए, क्लियर है। और ये क्या होता है CrO4 -2, क्लियर है यहाँ तक बेटा। चलो अब इसको सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखूं, ये 2 मोल है तो इसको मैंने 2s लिख दिया क्या, प्लस 0.1 पहले से था तो ये 0.1 हो गया और ये s हो गया, क्लियर है। अब इसके कंपेयर में देखो, इसके कंपेयर में s की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या यहाँ पर मैं 2s को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं प्लस में लिख रहा हूँ 2s प्लस 0.1, तो यहाँ पर बेटा हम क्या कर सकते हैं 2s को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख देना कि हमने 2s को नेग्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हम KSP लिख देते हैं। चलो KSP कैसे लिखेंगे, KSP बराबर इसका स्क्वायर इंटू s, ठीक है। वैल्यूज रख दें, KSP कितना था हमारा 1.1 10 टू द पावर -12
ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -2 इंटू एस। तो एस कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। कैलकुलेशन तो कर लोगे बेटा, बहुत आसान है। ये -2 से -2 कट गया, कितना बचा 10 बचा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। जल्दी से चेक करो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या हमारा। एडवांस के सवाल लग नहीं रहे बेटा, बिल्कुल आसान, जरूरी थोड़ी है जी एडवांस में सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट आता है आप इजीली इसको बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। देखो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, इसको आंसर देखो बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर बी आ रहा है। चलो आंसर बी सही हो गया ना। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या? चलो बेटा, अगर नहीं आता तो इसको जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय है, पॉज करो वीडियो को और एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है, द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट क्या होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, एसिड बनेगा प्लस अल्कोहल बनेगा। क्लियर है, ये लिख दिया मैंने, बाय वीक एसिड है। और चलो अब रेट कैसे देखते हैं। अगर मैं वीक एसिड के लिए लिखूं रेट R1, तो कांस्टेंट आ गया, इस पे डिपेंड करेगी मिथाइल एसीटेट पे। ठीक है, प्लस H+ पे डिपेंड करेगी, H+ की कंसंट्रेशन पे जो वीक एसिड से मिल रहा है, राइट। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो सेम है, मिथाइल एसीटेट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन जो H+ आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्या बेटा वो 1 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में तो 100% डिसोसिएशन होगा ना। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या यहाँ पर H+ की वैल्यू 1 हो जाएगी क्या? तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है 100% डिसोसिएशन होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, H+ की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि जितना अमाउंट है उतना ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम 1 मोलर लेके चल रहे हैं ना। देखो वीक एसिड भी आपने 1 मोलर लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या लिया 1 मोलर लिया, तो 100% डिसोसिएट होगा, तो H+ की वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 1 आ गई। चलो मैं डिवाइड कर दूं क्या, अगर मैं R1 अपॉन R2 लिखूं तो क्या मुझे R1 R2 की वैल्यू पता है क्या? देखो रेट हमें 1/100 टाइम्स दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 100 टाइम्स, और डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका H+ वीक एसिड का। तो वीक एसिड का H+ कितना आ गया 0.01 आ गया क्या? क्लियर है बेटा। चलो अब हम देखते हैं वीक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है, एक बार लिख लें क्या। चलो वीक एसिड क्या दे रखा है हमें, HA दे रखा है, तो HA डिसोसिएट होगा H+ प्लस A माइनस में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर ये 1 मोलर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये बेसिक लिखना आता है ना सबको, डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं। अगर ये स्टार्टिंग में 1 है तो ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद डिसोसिएट होगा, अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो अगर मेरे को इसके लिए Ka लिखना है तो Ka कैसे लिखते हैं, अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। अब देखो H+ की कंसंट्रेशन हमें पता है कितनी है 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकाली थी ना, H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.01 है, तो अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने। ऐसे ही 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये तो क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा ना, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो Ka की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, क्या Ka की वैल्यू बेटा 10 टू द पावर -4 आ गई क्या? जल्दी से देखो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, K आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो ए आना चाहिए, कुछ गलत तो नहीं है इसको बेटा, ये ए है ना, तो ऑप्शन क्या आ रहा है आपका ए है, 7 नहीं है यहाँ पर ए कर देना। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देख लो एक बार जल्दी से। कब आया था 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक तो AgCl है और एक CuCl है। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट कंसंट्रेशन बतानी है Ag+ की, द वैल्यू ऑफ X। चलो अलग अलग है, तो सबसे पहले तो देखो AgCl, तो AgCl डिसोसिएट हो रहा है आपका
Ag प्लस और Cl माइनस में, ठीक है, और CuCl डिसोसिएट हो रहा है आपका Cu प्लस और Cl माइनस में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S1 मान लो, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या मान लो, S2 मान लो, ठीक है। तो कंबाइन करके क्या लिख देंगे इसको, S1 प्लस S2, इसको भी S1 प्लस S2। क्लियर है बेटा। अब इसके लिए KSP कितना दे रखा है आपको, इसके लिए KSP दे रखा है मेरे को 1.6 इंटू 10⁻⁻10 दिख रहा है। AgCl के लिए KSP गिवन है ना, KSP का एक्सप्रेशन लिखना सबको आता है, KSP बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की, वही KSP है। सेम चीज यहाँ करेंगे, तो देखो ये हो गया आपका S1 प्लस S2, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सेम चीज यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर KSP कितना दे रखा है, यहाँ पर KSP है 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दो इक्वेशंस की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, दोनों इक्वेशंस को क्या करो बेटा, एक बार आप डिवाइड कर लो, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय क्या कर दो बेटा, इक्वेशन 2 कर दो। मेरे साथ साथ कर रहे हो ना बेटा, लगे रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। डिवाइड किया मैंने, क्या आ गया, 1.6 से 6 कट गया, तो ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, और S1 अपॉन S2। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको तो कंसंट्रेशन निकालना है ना Ag प्लस का, मतलब हमको S1 निकालना है। तो चलो S2 को भी है ना S1 की फॉर्म में लिख देते हैं हम, है ना। हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमको तो S1 ही निकालना है ना, तो इक्वेशन 1 से लिखो। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, 10⁻⁻10 था हमारा इक्वेशन 1 में, और ये इक्वल था S1 प्लस S2, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर S2 को गायब कर दो, क्योंकि हमको तो S1 ही निकालना है ना, तो S2 को भी S1 की फॉर्म में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1.6 10⁻⁻10, ठीक है, ये S1 प्लस S2 को S1 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, S1 अपॉन 1.6 10⁻⁻4। दिख रहा है बेटा, ये 4 है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये 4 है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो देखो S1 कॉमन लिया मैंने, बाहर जाके क्या हो जाएगा, वह S1 इंटू S1 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका S1 स्क्वायर, और 1.6 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1.6 का स्क्वायर हो गया, और 10⁻⁻4 10⁻⁻10 कितना होता है, 10⁻⁻14 हो जाता है। तो अगर मैं इसको S1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगी, ये Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी क्या, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 10⁻⁻7। क्लियर है क्या, पूछा क्या था, हमको कंपेयर कराया था, इससे कंपेयर करो तो x की वैल्यू जो आ रही है मेरी वो 7 आ रही है एक्चुअल में। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 7 आ गया। तो 7 इज अवर करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, कंपेयर किया और हमारा फाइनल आंसर हम ले आए, ठीक है बेटा। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस कवर करें, वो आपके लिए जेईई एडवांस PYQs में हमने कवर किए। बाकी के और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप बेटा उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर और आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारी बेटा नए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको QR कोड भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर ऐप डाउनलोड करें और हमारे ऐप को विजिट करें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।